किसी भी कंपनी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। आप पूरी साइकिल समझो कि कोई भी स्टॉक कब ऊपर जाता है, कोई भी कंपनी में कब ग्रोथ आता है, जब कंपनी की सेल्स बढ़े, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। हमें एक ही चीज को समझना है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स को बहुत आसान तरीके से हमने समझ लिया अगर, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये प्रोडक्ट्स बिकेंगे कैसे। और अगर बिकेंगे कैसे ये समझ लिया तो कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, उसका एक रोड मैप बना सकते हैं। आज जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो कंपनी का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। एरोफ्लेक्स क्या करता है? मेनली इंडस्ट्रियल पाइप्स का एडवांस्ड वर्जन बनाता है। तो इंडस्ट्रियल पाइप मतलब क्या? आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो कि जहां पर लिक्विड को या गैस को एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करना होता है तो वहां पर पाइप की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादातर करके हमने जो पाइप देखे होते हैं वो पाइप क्या होते हैं कि एक सीधा वाला पाइप होता है, जो पाइप मुड़ता नहीं है, ट्विस्ट और टर्न्स नहीं लेता है। उस तरीके के पाइप्स हमने ज्यादातर देखे हैं। दो पाइप के बीच में आपको कनेक्टर दिख जाएगा, एक कनेक्ट करने वाला एक जॉइंट दिख जाएगा, राइट? इस तरीके के पाइप्स होते हैं। काफी जगह पर इस तरीके की जरूरत होती है कि जहां पर पाइप को मुड़ना पड़े, पाइप को टर्न लेना पड़े बहुत ही छोटी जगह में। वहां पर ऐसे हमें ऐसा पाइप चाहिए कि जो एक सर्कुलर एक शेप वाला हो, जो आपके सामने इमेज दिख रहा है, ऐसा पाइप भी हमें जरूरत पड़ती है कि जहां पर बहुत ही क्रिटिकल लिक्विड को या गैस को ट्रांसफर करना पड़े, राइट? पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गया, या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हो गए, जो केमिकल्स शायद नॉर्मल वाले प्लास्टिक पाइप में ठीक से ट्रांसफर नहीं हो सकते, वहां पर हमें एडवांस्ड वाले पाइप की जरूरत होती है। तो एरोफ्लेक्स जो है वो इसी तरीके के एडवांस्ड वर्जन वाले पाइप बनाती है, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में भी अच्छे से काम कर सकता है। मेन रेवेन्यू ड्राइवर जो है कंपनी का वो ये प्रोडक्ट है, फ्लेक्सिबल कोरुगेटेड स्टेनलेस स्टील होज। ये इसका मेन प्रोडक्ट है। ओके, इसका पिक्चर यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है। इसके कीवर्ड में फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि ये बना ही ऐसा है कि ये मुड़ सके, ये ट्विस्ट और टर्न हो सके, ये फ्लेक्सिबल तरीके से ट्विस्ट हो सकता है। इसको कोरुगेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो पैटर्न बनी हुई है ना, ये जो डिजाइन है, ये स्पाइरल टाइप का ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है ना, पार्ट्स पार्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, उसको कोरुगेटेड बोलते हैं। और स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है कि ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बना है। और जब स्टेनलेस स्टील मटेरियल के पाइप हमने बहुत बार देखे, हमने बहुत सारी कंपनीज भी स्टडी करी है, पर वो ज्यादातर करके कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो जो भी इंडस्ट्री में लिक्विड या गैस को एक तरीके एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना हो, बहुत बार बहुत छोटी जगह से बहुत पतली जगह पर मुझे गैस को या लिक्विड को प्रेशर के साथ अगर फ्लो करना होता है, तो वहां पर इस तरीके के पाइप की जरूरत होती है। बहुत सारी जगह पर ऑयल और रिफाइनरी सेगमेंट में इस तरीके के स्पाइरल पाइप की रिक्वायरमेंट होती है, और वहां पर ये कोरुगेटेड पाइप यूज होते हैं। जमीन से जब ऑयल निकालते हैं ना, आप कहीं पर यूट्यूब पे वीडियो देखना एक बार, जब जहां पर क्रूड, एकदम रो क्रूड निकालने की जो फैसिलिटीज होती है ना, जो प्लांट होते हैं, बहुत वाइब्रेट करते हैं। क्यों वाइब्रेट करते हैं? क्योंकि जमीन की गहराइयों से बहुत ही प्रेशर के साथ हम वो क्रूड को बाहर निकालते हैं, और वो क्रूड बाहर आते हैं। तो वो जो पूरा एनवायरमेंट होता है ना, वो जमीन होती है वहां के आसपास की, वो जो मशीन का पूरा असेंबली होता है, वो बहुत वाइब्रेट करता है। तो ये उस स्केल का वाइब्रेशन होता है कि वहां पर हो सकता है कि काफी बार रिजिड पाइप जो होते हैं, नॉर्मल पाइप होते हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाते, वो क्रैक आ जाती है उसमें, वो ब्रेक हो जाते हैं। तो वहां पर मुझे उस तरीके के पाइप चाहिए जो शॉक को, जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले। तो वहां पर इस तरीके के कोरुगेटेड पाइप को यूज किया जाता है, जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले, जो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर ले। तो ये जो पाइप है ना, उसका यूज एरा गैरा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इसका यूज आप और मैं मेरे घर में करने वाला है, इसका यूज इंडस्ट्रियल यूज ही है। ये जो है ये कंपनी का मेन वॉल्यूम ड्राइवर है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कंपनी को यहां से मिलता है, ठीक है। पर ये जो है एक रिलेटिवली एक बेस प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पर ज्यादा मार्जिन छुपे हुए नहीं है। कंपनी अगर ज्यादा मार्जिन चार्ज करने लगी तो कस्टमर एरोफ्लेक्स के पास से नहीं खरीदेगा। हो सकता है कि कस्टमर किसी और कॉम्पिटिटर के पास चला जाए। तो यहाँ ये ऐसा सेगमेंट है कि यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम तो मिलता है, पर यहाँ पर मार्जिन उतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब कि कंपनी को अपने मार्जिन को
बढ़ाना है तो कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, अपने बास्केट में ऐड करने पड़ेंगे कि जहां पे मार्जिन ज्यादा है, पर जहां पर मार्जिन है वहां पर धीरे धीरे करके वॉल्यूम बढ़ाया जाए। ठीक है, ये जो पाइप है इसका डिजाइन आप दिमाग में सोचो, अगर मैं ये सेम पाइप के ऊपर मैं इस तरीके का एक स्ट्रक्चर लगा दूं, यहाँ पर जो आपको जो पाइप दिख रहे थे ना स्टील के, इसके ऊपर क्या किया गया, स्टील की वायरिंग करी गई है, यहाँ पर आपको जाली दिखेगा। तो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील के पाइप के ऊपर स्टील के वायर की ही जाली बनाई गई है, तो उससे क्या होगा कि जाली जो है ना वो नीचे की प्रोडक्ट को एक मजबूती प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों एक ही सेगमेंट के प्रोडक्ट है, ये दोनों सेगमेंट को मैं अगर कंबाइंड करूं, ये जाली वाला पाइप और एक नॉर्मल कोरुगेटेड पाइप, तो इससे करीबन कंपनी का 46% रेवेन्यू आ रहा है। 46% रेवेन्यू करीबन इससे आ रहा है। लास्ट ईयर ये 52% था, मतलब ऑलमोस्ट आज भी कंपनी का एक अच्छा खासा रेवेन्यू इससे ही आ रहा है। तो कंपनी को मेन फोकस किस पे करना पड़ेगा फिलहाल के लिए, इस पे, क्योंकि अगर इसमें कुछ हुआ तो कंपनी का एक मेजर चंक जहां से आ रहा है ना उस पे डैमेज हो जाएगा। अभी चलते हैं कंपनी के सेकंड सेगमेंट पे, जहां से एक और मेजर चंक आ रहा है कंपनी का। ये सेगमेंट का नाम है, टाइटल है असेंबलीज एंड फिटिंग। कि असेंबली एंड फिटिंग का मतलब क्या होता है कि एक तरीके के प्लग एंड प्ले होते हैं। मतलब ये क्या है कि एक रेडी टू यूज टाइप का एक एप्लीकेशन है, रेडी टू यूज टाइप का एक प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि पाइप के दोनों हिस्से पर एक तरीके के कनेक्टर्स परमानेंटली लगाए जाते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इमेज दिखाया, कि इमेज को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बीच में पाइप है, पर पाइप के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड एक तरीके के कनेक्टर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। हो सकता है कि कस्टमर बोले कि भाई हमें साथ में कनेक्टर लगा के पाइप चाहिए, तो वो साथ में पूरा कंबाइंड फिटिंग के साथ में पूरा पाइप दे रही हो, राइट। तो ये जो फिटिंग के साथ में जो ये प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं असेंबलीज, राइट। असेंबलीज एंड फिटिंग्स उसको बोलते हैं। ये फिटिंग्स जो इंश्योर करती है कि लीक ना हो और प्रेशर हैंडल हो जाए। यहाँ पर जो भी फिटिंग लगी हुई है लेफ्ट और राइट, वो इंश्योर करती है कि कहीं पर लीक ना हो बीच में से, राइट। प्रॉपर तरीके से उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो काम है वो फुलफिल हो जाए। तो एरोफ्लेक्स ये फिटिंग के साथ वाले फाइनल प्रोडक्ट भी डिलीवर करती है कस्टमर्स को, राइट। करीबन 54% रेवेन्यू कहाँ से आता है, असेंबली से आता है। और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी की करंट कैपेसिटी 40 असेंबली स्टेशन की थी, वो एक्सपेंड होकर अभी 70 स्टेशन बन चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर भी कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू ड्राइवर पहले था नॉर्मल पाइप, वहां पर भी कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो ये धीरे धीरे आप सब डॉट्स को कनेक्ट करते जाओगे कि हम जो बिजनेस को अभी स्टडी कर रहे हैं कि वहां पर पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या बिल्ड हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी चलते हैं प्रोडक्ट सेगमेंट 3 पे, और ये जो है ये कंपनी का मेन मैजिक है, यही मेन मैजिक है, और इसका नाम है लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन। लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन फॉर डेटा सेंटर्स, राइट। अभी पिछले कई सारे वक्त से डेटा सेंटर एक थीम बनी हुई है। 2021-22 के बाद डेटा सेंटर के अंदर एंटर होने वाली इंफ्रा कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो हो गई। डेटा सेंटर को केबल्स प्रोवाइड करने वाली केबल कंपनी में ग्रोथ आ गया। डेटा सेंटर को जनरेटर्स प्रोवाइड करने वाली कंपनीज में ग्रोथ आ गया। डेटा सेंटर्स को फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाली, हार्डवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनीज में ग्रोथ आ गया। सिमिलर तरीके से हमें अभी ये ढूंढना पड़ेगा कि डेटा सेंटर में पहले तो आने वाले साल कैसे हैं, दूसरा में ये ढूंढना पड़ेगा कि एरोफ्लेक्स अगर डेटा सेंटर के लिए कुछ बना रही है तो वो क्या बना रही है। ये सब चीजें ढूंढनी पड़ेगी, ये सब चीजें हमें सवाल पूछना पड़ेगा और उसके हिसाब से समझना पड़ेगा। तो ये क्या बनाने वाली है एरोफ्लेक्स डेटा सेंटर्स के अंदर, लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन। ओके, तो समझते हैं धीरे धीरे करके, समझते हैं बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि लिक्विड तो समझ में आ गया कि लिक्विड स्टेट में है वो। कूलिंग सॉल्यूशन की एक डेटा सेंटर में क्या आवश्यकता होती है वो समझते हैं। तो मैंने बहुत आसान तरीके से लिखने की कोशिश करी है, समझते जाते हैं। डेटा सेंटर जो होता है, डेटा सेंटर उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। हम सबको पता है कि डेटा सेंटर का मेन काम क्या होता है। हम जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो यूट्यूब यूज करते हैं, वहां पर जो डेटा है, जब एक क्लिक पे वो डेटा एक वीडियो प्ले हो जाता है। जब वो वीडियो प्ले नहीं होता तब वीडियो कहीं पर तो स्टोर होकर पड़ा होगा। आप जब फोन में इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो
फोटो अपलोड करते हो तो कहाँ पर स्टोर होता है? वो सब डेटा सेंटर में स्टोर होते हैं। तो डेटा सेंटर में वो जहां पर भी स्टोर होता है, जहां पर जो स्टोर हुआ है, वहां पर जब आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करते हो तो फोटो आपको तुरंत दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम आपको बोलेगा कि भाई आप 1 घंटे बाद आना, 1 घंटे बाद मैं फोटो दिखाऊंगा, ऐसा है नहीं। वो तुरंत आपको दिख जाएगा। तो जब फोटो नहीं दिखता है तब कहाँ पर स्टोर होता है, जब फोटो दिखने वाली प्रोसेस में क्या होता है, फोटो आपको दिख गया, तो ये पूरी चीज में क्या इन्वॉल्व होते हैं? सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं। सर्वर्स के अंदर हार्ड ड्राइव होती है जहां पर आपका डेटा स्टोर होता है, सर्वर के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं, हमारी कंप्यूटर की तरह ही होता है कि वो जो डेटा स्टोर हुआ होता है उसको आप अपनी स्क्रीन के सामने लाता है। तो ये जो सर्वर्स होते हैं ना, उसको ये सब काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी तो भले उसको जहां से भी मिल रही हो, पर ये जब ये पूरा प्रोसेस करते हैं ना, तो ये पूरे प्रोसेस में क्या होता है? हीट जनरेट होती है। ये प्रोसेस इतना पावरफुल प्रोसेस होता है, सर्वर्स इतना इतना स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, इतनी प्रोसेस इतनी पावरफुल होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज इतना बहुत हाई एंड वाला यूज होता है कि हीट जनरेट हो जाती है। आप सिंपल एक बात समझने की कोशिश करो। आप और मैं जब हमारा घर पे पीसी, अपना कंप्यूटर जब यूज करते हैं ना, नॉर्मल काम कर रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, अपना काम कर रहे हो, हमारा पीसी गर्म हो जाता है, राइट? और हमारा पीसी तो कोई बहुत हाई फंडू प्रोसेस भी नहीं कर रहा है, नॉर्मल चीज कर रहा है, फिर भी गर्म हो जाता है। क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर भी एक प्रोसेसर होता है, सर्वर होता है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड ड्राइव होती है। सेम तरीके से एक डेटा सेंटर के अंदर भी ये सेम चीज होती है, पर वो काम बहुत हाई टेक वाले काम कर रहा है, एडवांस प्रोसेस कर रहा है। तो बहुत बड़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है। अगर ये हीट को किसी भी तरीके से अगर कंट्रोल ना किया जाए तो हीट से क्या हो जाएगा? ये मशीन्स जो होते हैं, सर्वर जो होते हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये सब चीज ना हो, इतना बड़ा डेटा लॉस ना हो। आप एक बात सिंपल चीज समझना कि अभी आज के जमाने में सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए भी अगर डाउन होता है ना, थोड़ी देर के लिए भी, राइट, तो भी हंगामा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए अगर सर्वर डाउन हुए, तो आपने ये वर्ड सुने होंगे, सर्वर डाउन होना, राइट? थोड़ी देर के लिए भी सर्वर डाउन होते हैं तो पूरे काम रुक जाते हैं, बहुत सारी चीज जगह पे। आप एक सिंपल बात समझो कि एयरपोर्ट के अंदर वो टावर्स होते हैं, टावर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए टावर्स होते हैं, जो कंटिन्यूअस 1 सेकंड के लैग के बिना भी फ्लाइट्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं कि आपकी फ्लाइट में और आपकी नेक्स्ट फ्लाइट के बीच में डिस्टेंस कितना है, आपको कब लैंड करना है। तो अगर यहाँ पर चीजें थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो आप एक बात समझो कि कितने बड़े क्रैश हो सकते हैं, कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी तो डेटा इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी तो डेटा सेंटर इन्वॉल्व है। तो डेटा जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये डेटा जहाँ पर स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। तो उसको ठंडा रखना, कूलिंग करना, वो सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, ये ऐसा लगता है कि ठीक है ना, क्या है भाई, हमारा जब पीसी घर में गर्म होता है तो हम एसी चालू कर देते, पंखा चालू कर देते हैं, है ना? ये उतना ईजी नहीं है, ये उतना सिंपल नहीं है, ठीक है? पर उसको कूल करना, ठंडा करना बहुत ही जरूरी होता है, राइट? आज तक क्या होता था ट्रेडिशनल वे में, क्योंकि डेटा सेंटर बहुत सालों से हैं, डेटा सेंटर ऐसा नहीं कि आजकल बने हुए हैं, राइट? ये तो 2020-21 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि इंडिया का डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा प्रोड्यूस करने वाला देश है। इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि जहां पर वो डेटा स्टोर हो। तो इंडिया कहाँ पर डेटा स्टोर करता था? इंडिया के बाहर, वो सिंगापुर हो, यूएस हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, जहां पर भी आईटी कंपनीज होती थी जो इंडिया के गवर्नमेंट का काम करती थी, या इंडिया के छोटे छोटे शहरों के म्यूनिसिपालिटी का काम करती थी। आप एक बात समझो कि आपका कितना सारा डेटा आप जो शहर में रहते हो उनकी म्यूनिसिपालिटी के पास होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होगा, इंडियन गवर्नमेंट के पास कितना सारा डेटा होगा, राइट? तो ये सब डेटा इंडिया के बाहर स्टोर होता था। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये डेटा इंडिया में स्टोर होना चाहिए, इसीलिए इंडिया में खास करके ये एक वेव जो है ना, पिछले कुछ सालों से चालू हुई। पर ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये बहुत सालों से यूएस में है। यूएस में आप समझो कि करीबन 5,000 से भी ज्यादा डेटा सेंटर्स है, उसके सामने इंडिया में ये नंबर बहुत ही कम है, शायद 500 से भी कम होगा, इससे भी कम होगा, बहुत कम है नंबर ये। तो आज तक क्या था कि कूलिंग की जरूरत नहीं थी क्या? कूलिंग की जरूरत पहले भी थी, आज भी है। पर अभी तक किस तरीके का कूलिंग सोल्यूशन यूज होता था डेटा सेंटर्स के अंदर? नॉर्मल कूलिंग सोल्यूशन, फैंस लगाए जाते थे, एसीज लगाए जाते थे, राइट? पर अब क्या हो रहा है चीजें पता है? आज तक क्या होता था कि मैं अगर आपको डेटा सेंटर का एक फोटो दिखाऊं, डेटा सेंटर रेक्स का मैं अगर आपको एक इमेज दिखाऊं, राइट, तो आपको पता चलेगा कि ये कबर्ड्स होते हैं, ये रैक्स होते हैं। यहाँ पे आपको अंदर जो दिख रहा है ना, ये सब
हार्ड ड्राइव्स लगी हुई है, सर्वर्स लगे हुए, डेटा यहाँ पर स्टोर हुआ है, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि अभी तक था कि फॉर एग्जाम्पल एक डेटा सेंटर का एक कमरा है, राइट, वहां पर ऐसे कबर्ड्स लगे हुए, रैक्स लगे हुए हैं। तो अभी तक उतना डेटा स्टोर करने वाला सिस्टम नहीं था, मतलब मान लो कि अभी उतना प्रोसेसेस नहीं होती थी। एआई का यूज अब आया है, एआई में बहुत ज्यादा प्रोसेस करनी पड़ती है। मैं मान लो कि अभी एआई को पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि विराट कोहली कौन है, तो उसको बहुत लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, राइट। मैं उसको पूछूं कि भाई विराट कोहली कौन है, तो पहले तो गूगल बताता। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको पूछूं कि विराट कोहली का पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो मुझे बताओ, उसने कितनी सेंचुरी मारी कौन से मैच में, तो मैं उसमें उतना जितना सवाल पूछूंगा उतना ही उसको काम करना पड़ेगा, जितना काम करना पड़ेगा। पर आजकल एआई बहुत ही एडवांस वाले काम करता है। मैं उसको बोलूँ कि मेरा कोहली के साथ कोई फोटो नहीं है, मेरा एक इमेज लो, उसको कोहली के बाजू में खड़ा कर दो और साथ में वर्ल्ड कप जो अभी हमने जीता वो भी रख दो, तो एआई वो बना के दे देगा। तो मेरा पॉइंट ये कि अभी उतने प्रोसेस उतने डिफिकल्ट होने लगे हैं कि वो करने के लिए बहुत एडवांस लेवल के रैक्स लगते हैं, एडवांस लेवल के प्रोसेसर लगते हैं जो पहले नहीं थे। तो पहले के डेटा सेंटर में जब कूलिंग की बात आती थी तो नॉर्मल एसी से काम चल जाता था। पर अभी जैसे जैसे एडवांस चीजें होती जा रही है तो कूलिंग सोल्यूशन भी एडवांस्ड होते जा रहे हैं। इसीलिए अभी जमाना आ रहा है कि लिक्विड कूलिंग का जमाना आ रहा है। लिक्विड कूलिंग में क्या होता है, एक स्पेशल तरीके का लिक्विड यूज होता है, और ये जो भी आपको सर्वर्स दिख रहे हैं, जो भी रैक्स दिख रहे हैं ना, उसको ठंडा रखने का काम लिक्विड के जरिए होता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। पर कहने की बात है कि ये लिक्विड कूलिंग का जमाना है, इसके अंदर एक कूलेंट यूज होता है। सेम आपको इसको कनेक्ट करना है ना, तो आप अपने बाइक को या अपनी कार को याद करो, उसके अंदर रेडिएटर के अंदर हम एक तरीके का कूलेंट डालते हैं ताकि हमारा गाड़ी गर्म ना हो, धुआं ना निकले उसके अंदर से। तो वो जो कूलेंट का जो डब्बा होता है ना, जो हम आप थोड़े थोड़े टाइम पे डालते रहते हो या आपका मैकेनिक डालता रहता है, सेम काम यहाँ पर भी होता है, राइट। डेटा सेंटर के अंदर कूलिंग के लिए एक लिक्विड का यूज होता है, तो ये लिक्विड कूलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये क्या करने वाली एरोफ्लेक्स, एरोफ्लेक्स कुछ ऐसा काम करने वाली है जिससे वो लिक्विड कूलिंग के अंदर एंटर करे, ठीक है। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अभी चीजें समझते थोड़ा। मैंने एक इमेज ली है, ये मैंने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, ओके। एक कीवर्ड है SFN, सेकेंडरी फ्लूइड नेटवर्क। फ्लूइड मतलब वो जो भी लिक्विड होता है जो कूलिंग के लिए यूज होता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। नेटवर्क मतलब पूरा नेटवर्क, क्योंकि मुझे वो फ्लूइड को पास करना पड़ेगा, राइट। वो पास करना पड़ेगा, पास करने की प्रोसेस में ही पूरा कूलिंग होगा। तो ये पूरे इमेज को समझते हैं। देखो क्या होता है, ये पूरा डेटा सेंटर के साथ ये पूरा एक सिस्टम जुड़ा होता है। यहाँ पर जो रैक लिखा हुआ है वो मैंने आपको इमेज में जस्ट अभी दिखाया। ये रैक इस तरीके के कबर्ड्स होते हैं, ये रैक बोलते हैं उसको, कि जिसके अंदर हार्ड ड्राइव्स होती है, सर्वर्स होते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, राइट। तो ये रैक के अंदर ये सब चीजें होती है। अभी क्या होता है, इसके साथ एक कोल्ड प्लेट लगाई जाती है। ये रैक जो होता है, फॉर एग्जांपल ये जो रैक है, ये कबर्ड है, तो उसके साथ ही पीछे के साइड में एक ठंडा कोल्ड प्लेट लगाया जाता है, राइट। कोल्ड प्लेट में क्या होता है कि कोल्ड प्लेट एक लेवल से ज्यादा ठंडा हो जाएगा, बहुत लो टेम्परेचर पे चला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि अगर मशीन गर्म होता है, मशीन अगर हीट जनरेट करता है, सर्वर्स अगर हीट जनरेट करते हैं, तो उसके पीछे ही उसको लग के ही एक कोल्ड प्लेट लगी होती है। तो वो कोल्ड प्लेट ठंडी होगी तो वो जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो पूरा इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है, चिल्लर से होती है, चिल्लर्स, राइट। ये डेटा सेंटर को लग के ही लगे होते होते हैं। ये इसका मेन काम क्या है कि ठंडा लिक्विड जनरेट करना, कूलेंट जनरेट करना। यहाँ पर कूलेंट को वाटर बेस्ड कूलेंट होता है, काफी बार कुछ केमिकल यूज होते हैं उसके अंदर, राइट। काफी बार सिंपल पानी होता है, वो पानी हम जो पानी यूज करते हैं वो वाला पानी नहीं, स्पेशल तरीके का पानी होता है, राइट। तो वो यहाँ पर बहुत ही लो टेम्परेचर पर लाए जाते हैं। एक तरीके का एक रेफ्रिजरेटर समझ लो आप, एक चिलर बोलते हैं उसको, नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, ओके। यहाँ से फिर सप्लाई शुरू होती है वो लिक्विड की। वो सप्लाई जाती है CDU में। CDU क्या है, कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। बहुत ही आसान इसका नाम है, कोई डिफिकल्ट नाम नहीं है। कूलेंट मतलब ये चिलर जो भी लिक्विड बनाएगा वो कूलेंट बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको आगे के लेवल तक पहुंचाना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है।
ये क्या करेगा, पाइपिंग के थ्रू, एसएस पाइपिंग मतलब स्टेनलेस स्टील पाइपिंग, नॉर्मल एसएस पाइपिंग के थ्रू ये कहां पर जाएगा, ये रेक्स के थ्रू, रेक्स के पास पहुंचेगा। रेक्स मतलब क्या, अगेन मैं फिर से कुछ चीजें दोबारा रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये लेक्चर के बाद चीजें बैठ जानी चाहिए, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो रेक के पास ये पाइप्स पहुंचाए जाते हैं। ये पाइप्स क्या करेंगे, पाइप्स के अंदर से ये कूलेंट, ये लिक्विड पहुंचाया जाएगा कहां तक, ये रेक्स तक। रेक्स में क्या लगा होगा, कोल्ड प्लेट लगी होगी। कोल्ड प्लेट के अंदर क्या होगा, कोल्ड प्लेट के अंदर छोटी 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 पाइप होगी। ये पाइप के अंदर ये कूलेंट पास होगा। वो पाइप क्या करेगा, वो कूलेंट क्या करेगा, ये प्लेट को ठंडा करेगा, और वो प्लेट क्या करेगी, वो जिसको एकदम बाजू में रखे है वो रेक्स को, सर्वर को ठंडा करेगी, इतने उतने एरिया को ठंडा करेगी। बहुत ही क्लोज क्लोज रखे होते हैं, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस पे रखे होते हैं। तो जो हीट जनरेट होगी, सर्वर जो उसके नजदीक वाली हवा में जो गर्मी छोड़ेंगे, वो हीट रिलीज करेंगे, वो हीट को तुरंत ही कोल्ड प्लेट ठंडा कर देगी। तो जब कोल्ड प्लेट ठंडा करेगी तो कोल्ड प्लेट के अंदर जो पाइप होंगे छोटे छोटे, वो कूलेंट या पानी गर्म हो जाएगा। आप सिंपल बात समझो कि ये कैसे होगा, कि मान लो कि ठंडा पानी कोई पाइप से बह रहा है, वो पाइप को मैंने अगर गर्म कर दिया, मैंने पाइप के ऊपर मान लो कि गर्म कपड़ा रख दिया, तो उसके अंदर जो ठंडी हवा या ठंडा लिक्विड जो बह रहा है ना, वो लिक्विड गर्म हो जाएगा। तो वहां से पास होने वाला जो लिक्विड होगा वो गर्म लिक्विड होगा, उसके अंदर एंटर करने वाला जो लिक्विड होगा वो ठंडा लिक्विड होगा। तो यहाँ से जब ये रेक से पास होके, जब ये लिक्विड यहाँ से पास होगा तो ये गर्म लिक्विड होगा। तो ये पूरी प्रोसेस में क्या यूज हो रहा है, पाइप यूज हो रहा है। तो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करो कि एरोफ्लेक्स क्या बनाती है, पाइप बनाती है। जब यहाँ पर मैं पास कर रहा था तो ये बहुत ही चिल्ड कूलेंट था, और यहाँ पे मैं जो पास कर रहा हूँ तो ये गर्म कूलेंट है, कूलेंट अभी गर्म हो चुका है। तो ये जो पाइप है, ये जो होज है, यहाँ पर मेटल होज लिखा हुआ है जो एरोफ्लेक्स बनाती है, उसके अंदर से कोई सामान्य चीज पसार नहीं हो रही है। उसके अंदर से ये तो बहुत लो टेम्परेचर वाला कूलेंट, यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर वाला कूलेंट पास हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा प्रेशर भी देना पड़ता है क्योंकि कूलिंग प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए। तो ये जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर भी नॉर्मल स्टेनलेस पाइप यूज नहीं हो रहे, नॉर्मल स्टेनलेस पाइप के साथ साथ मेटल होज भी यूज हो रहे हैं। तो उसका मतलब है कि जहां पर भी डेटा सेंटर होंगे वहां पर भी एक कूलिंग सिस्टम होगी, जहां पर भी कूलिंग सिस्टम होगी वहां पर मेटल होज यूज हो रहे होंगे, और जहां पर भी मेटल होज यूज होंगे वहां पर एरोफ्लेक्स, हमारी आज की कंपनी, हम उसका प्रोडक्ट सेल कर पाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये कूलेंट जो है वो रिटर्न कहाँ पर आएगा, कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में आएगा, और वहां से रिटर्न फिर वापस चिलर यूनिट तक आएगा। चिलर यूनिट में यही कूलेंट को वापस से ठंडा किया जाएगा, और वो कूलेंट ठंडा होने के बाद वापस से उसकी सप्लाई कहाँ कर दी जाएगी, रेक्स तक, सर्वर तक कर दी जाएगी। तो पूरा साइकिल ऐसे घूमता रहेगा 2400 घंटे, 365 दिन, ये रुकना नहीं चाहिए। अगर ये रुक गया तो आप और मैं रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा डेटा सेंटर के अंदर का कूलिंग प्रोसेस होता है, डेटा सेंटर का कूलिंग प्रोसेस होता है। एरोफ्लेक्स क्या प्रोवाइड करता है, एरोफ्लेक्स स्टेनलेस स्टील के पाइप प्रोवाइड करता है स्पेशल तरीके के, राइट, जो कूलेंट को फ्लो कराते हैं। ये फ्लेक्सिबल होज भी प्रोवाइड करते हैं जो फोल्ड हो सके, एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ये देखो, ये बेलोज थे जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। ये जो बेलोज थे ना, हाँ, ये पाइप में लगाना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना पाइप का काम एफिशिएंट नहीं होता है। तो ये भी एरोफ्लेक्स प्रोवाइड करेगी। और लास्ट एरोफ्लेक्स क्या प्रोवाइड करेगी, फिटिंग्स और कनेक्टर्स प्रोवाइड करेगी। आप एक बात समझो, यहाँ पर सभी जगह पर कनेक्शंस है। देखो, एक यहाँ कनेक्शन है, एक यहाँ पर कनेक्शन है, दो पाइप के बीच में सब जगह पर कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन भी कौन प्रोवाइड करता है, ये फिटिंग्स भी कौन प्रोवाइड करता है, एरोफ्लेक्स प्रोवाइड करता है। पूरी चीज में एरोफ्लेक्स बहुत सारी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जो पाइप से जुड़ी हुई है। पाइप एरा गेरा पाइप नहीं है, स्पेशलाइज्ड यही पर्पस के लिए बनाया हुआ पाइप है। इसीलिए ये पाइप में हाई मार्जिन छुपे हुए हैं। यहाँ पर एंट्री बैरियर भी बहुत ज्यादा है। आप और मैं उठ के अगर सोचे कि कल जाके हम ऐसे पाइप और ऐसे फिटिंग्स बनाना चालू कर दे तो हम नहीं बना पाएंगे। अगर किसी ने बना भी लिया
तो उसके प्रोडक्ट का अप्रूवल आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। उसका अप्रूवल कोई देश ऐसे ही देगा नहीं। मान लो कि यूएस की कोई कंपनी को, यूएस के कोई डेटा सेंटर को इस तरीके के पाइप खरीदने हैं, और अगर हमने बनाना चालू किया तो हो सकता है कि वो हमसे कई सालों तक खरीदेंगे ही नहीं। पहले वो हमारी प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, हमें सर्टिफिकेशंस देंगे, और वो सर्टिफिकेशन आने में कई साल लग जाएंगे। हो सकता है कि वो मिले ही नहीं, फेलियर आ जाए। तो कोई भी कंपनी आज सोचा कल बनाने लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत ही हाई एंट्री बैरियर है। ये समझने के बाद दूसरा एक चीज है जो इसी सेगमेंट में एरोफ्लेक्स प्रोवाइड करती है, और वो है स्किड असेंबली। अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि स्किड असेंबली क्या होता है। ओके, ये क्या होता है एग्जाम्पल से समझेंगे। इससे पहले भी हमने एग्जाम्पल लेके ये सभी चीजें समझी थी, इसको भी हम एग्जाम्पल लेकर ही समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक टैंक में लिक्विड भरा हुआ है, एक पंप है जो लिक्विड को खींचता है। वो टैंक से पंप करता है लिक्विड को, वो पंप मतलब खींचता है, और जहां पर उसको ट्रांसफर करना है वो टंकी तक पहुंचाता है। बीच में वाल्व होता है। वाल्व क्या करता है कि फ्लो को कंट्रोल करता है। वाल्व मतलब आप एक तरीके से नल समझो, नल। आप आपका जो भी नल आपके घर में लगा होगा, नल का काम क्या है? नल का काम है कि फ्लो को कंट्रोल करना, ज्यादा पानी चाहिए, कम पानी चाहिए। तो एक टैंक में लिक्विड है, अगर वो टैंक से मुझे लिक्विड को निकालना है तो सबसे पहले तो मुझे उसको पंप करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। खींचने के बाद भी मैं कितनी स्पीड से उसको खींचूं, कितना फ्लो आना चाहिए, वो कंट्रोल करने के लिए वाल्व की जरूरत होती है। सेंसर लगे होते हैं। सेंसर क्या करते हैं कि कितना प्रेशर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, वो सब कंट्रोल करते हैं। और पाइप लगे होते हैं। पाइप क्या करते हैं? वो लिक्विड को टंकी से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आ गई पूरे सिस्टम में? पूरे सिस्टम में बहुत सारी चीजें आ गई। पूरे सिस्टम में सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया कि पंप। पंप लिक्विड को खींचता है। उसके बाद आए वाल्व्स। वाल्व्स फ्लो को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आए सेंसर्स। सेंसर्स प्रेशर को, टेम्परेचर को चेक करते हैं, मैनेज करते हैं। और उसके बाद आए पाइप, जिसके थ्रू वो लिक्विड पास होता है। अगर ये सभी चीज को हम एक ही फ्रेम पर माउंट कर दे तो उसको बोलते हैं स्किड असेंबली। ओके, तो एरोफ्लेक्स स्किड असेंबली भी बनाता है। एरोफ्लेक्स पाइप बनाएगा, एरोफ्लेक्स जॉइंट्स बनाएगा, पर वो सब मिलके एक पूरा जो असेंबलिंग बनेगा वो भी बनाता है, स्किड असेंबली भी बनाता है। अभी देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आपको लिक्विड कूलिंग के दो प्रकार बताऊंगा। जो लिक्विड कूलिंग जो डेटा सेंटर में एक नया टेक्नोलॉजी है जो पिछले कुछ सालों से यूज होना चालू हुआ है। तो लिक्विड कूलिंग में दो तरीके के कूलिंग सिस्टम होते हैं। एक मैंने आपको बताया कि एक में क्या होता है कि कोल्ड प्लेट लगी होती है, प्लेट लगी होती है, कोल्ड प्लेट। दूसरा कूलिंग सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं इमर्जन कूलिंग। इमर्जन कूलिंग मैं यहाँ पर गूगल करता हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखो, इमर्जन कूलिंग। ओके, इमर्जन कूलिंग में क्या होता है मैं आपको इमेज से दिखाता हूं। इसके अंदर क्या होता है कि पानी के अंदर, ये आपको इमेज के अंदर दिख रहा होगा, अंदर यहाँ पर ये सब हार्ड ड्राइव लगी हुई है, ये सर्वर लगे हुए हैं, यहाँ पर डेटा स्टोर है। पर ये पूरा जो डेटा है, पूरे जो डिवाइसेस है, उसको पानी के अंदर रखा हुआ है, स्पेशल लिक्विड के अंदर रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर ये सवाल आएगा, तो ये डैमेज क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये डैमेज इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो भी लिक्विड होता है वो स्पेशलाइज्ड लिक्विड होता है। ये लिक्विड ऐसा होता है कि वो लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को डैमेज नहीं करता है। आप पूरे के पूरे गैजेट को वो लिक्विड के अंदर डुबा भी दोगे तो भी वो जो काम जैसे करेगा ऐसे ही करेगा, किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होगा। पर वो जो लिक्विड अपना काम करता रहेगा, क्योंकि वो लिक्विड खुद अपने में ठंडा होगा, एकदम चिल्ड होगा। तो जो मशीन अंदर गर्म हो रहे हैं तो अपने आप इमीडिएट वो ठंडे होते जाएंगे, इमीडिएट ठंडे होते जाएंगे, क्योंकि वो मशीन खुद पानी के अंदर रखे हुए हैं। तो ये एकदम नया टेक्नोलॉजी है, इमर्जन कूलिंग इसको बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कोल्ड प्लेट वाला कूलिंग, ये दोनों कूलिंग सिस्टम है, राइट। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि कल जाके कोई ऐसा बिजनेस आपके सामने आ जाए जो इमर्जन कूलिंग के अंदर कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा हो सकता है कि वो इमर्जन कूलिंग का लिक्विड प्रोवाइड कर रहा है, उसका केमिकल प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो समझना बहुत जरूरी है, और ये सब इंटरेस्टिंग बात है। अभी आप एक बात समझो, मैंने जब पहली बार मैंने जब ये देखा था तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि भाई ये तो हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर अगर ये हार्ड ड्राइव या ये सर्वर जो है, ये अगर ये पानी के अंदर या ये लिक्विड के अंदर रखा है तो डैमेज क्यों नहीं हो रहा है, शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं हो रहा है? कि ऐसा तो क्या करता है पानी के साथ? ऐसा तो ये कौन सा पानी है,
जिसके अंदर से करंट पास नहीं होता, राइट। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करना। डेटा सेंटर के अंदर इसी तरीके का एक पानी यूज होता है, लिक्विड यूज होता है, जो कूलिंग तो करता है, ठंडा तो करता है, पर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डैमेज नहीं करता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना, आपको और जानकारी मिलेगी। अभी वो एंटर कर रही है लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन में, बनाएगी वो वही पाइप और वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ही बनाएगी, पर अभी तक वो कभी कोई डेटा सेंटर को अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करती थी, अभी धीरे धीरे उसने चालू किया। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि एरोफ्लेक्स का बिजनेस या एरोफ्लेक्स ने जो ये नए सेगमेंट में एंट्री करी है वो ग्रो कैसे होगा। तो वो ग्रो तभी होगा जब लिक्विड कूलिंग ग्रो होगा। अगर डेटा सेंटर वापस लिक्विड कूलिंग छोड़ के एसी की ओर आ गए या फैंस की ओर आ गए कूलिंग सॉल्यूशन के लिए, तो एरोफ्लेक्स का काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप एक बात समझो कि अगर मैंने मेरे कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए पंखा लगा दिया, तो पंखे में कोई पाइप नहीं है, पंखे में किसी चीज को फ्लो नहीं होना है, तो एरोफ्लेक्स का क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। पर अगर मुझे मेरे लैपटॉप को, मेरे सर्वर को ठंडा रखने के लिए एक लिक्विड की जरूरत पड़ती है, तो लिक्विड को फ्लो करने के लिए पाइप की जरूरत पड़ेगी, तो वो पाइप कहाँ से आएगा, एरोफ्लेक्स से आएगा। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आने वाले साल में लिक्विड कूलिंग का ग्रोथ फोरकास्ट कैसा रहने वाला है, ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। तो ये सब डेटा आपको गूगल से मिल जाएगा, वेरीफाइड सोर्स का यूज करो, वहां से आपको पूरा स्टडी मिल जाएगा कि ग्रोथ कैसा है। तेजी से ग्रोथ होगा, बहुत ही धीरे धीरे करके ग्रोथ होगा। अगर बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होगा तो फिर वहां पर इंटरेस्ट दिखाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर फिर कंपनी में इतना ग्रोथ नहीं दिखेगा, स्टॉक प्राइस में उतना ग्रोथ नहीं दिखेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि ग्रोथ एटलीस्ट एक सर्टेन स्पीड से आए। ओके, तो एक डेटा मैंने निकाला है कि अगर आप 100 डेटा सेंटर ले लो, 100 डेटा सेंटर आप ले लो, तो 100 डेटा सेंटर में करीबन 10 से 20 डेटा सेंटर जो है वो आज की डेट में फुल्ली लिक्विड कूलिंग यूज करते हैं। फुल्ली लिक्विड कूलिंग, फुल्ली लिक्विड। करीबन 40% डेटा सेंटर जो आज की डेट में भी हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं, थोड़ा लिक्विड यूज करते हैं, थोड़ा एयर यूज करते हैं। मतलब हो सकता है कि लिक्विड कूलिंग एयर कूलिंग के मुकाबले महंगा हो, तो इसीलिए बहुत सारे डेटा सेंटर्स आज हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं, थोड़ा लिक्विड कूलिंग यूज करते हैं, थोड़ा एयर कूलिंग यूज करते हैं। करीबन 40 to 50% डेटा सेंटर्स आज की डेट में भी एयर कूलिंग यूज करते हैं। वो अभी तक वो लिक्विड कूलिंग पर आए नहीं है, शायद जरूरत नहीं पड़ी होगी। पर यही डेटा सेंटर को जब एडवांस्ड वाली एआई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एआई का यूज बढ़ेगा, तो धीरे धीरे वही डेटा सेंटर को स्ट्रॉन्ग कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जहां पर बहुत हाई फंडू प्रोसेसिंग होगी वहां पर एयर कूलिंग नहीं चलेगा। एयर कूलिंग वहीं पर चलेगा कि जहां पर कम मात्रा में हीट जनरेट हो रही है, जो एयर कूलिंग से शांत हो जाएगी। पर जहां पर बहुत तेजी से या बहुत ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट हो रही है, तो एयर कूलिंग से शांत नहीं होगी, उसके लिए लिक्विड कूलिंग यूज करना कंपलसरी है। एरोफ्लेक्स जो है ओवरऑल वो हाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। अभी तक हमने बात नहीं करी थी, हमने ये जरूर समझा था कि आप जब कोई भी बिजनेस को समझने जा रहे हो तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका कितना परसेंट रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है, कितना परसेंट रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। एरोफ्लेक्स का करीबन 74% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। मतलब यहाँ पर वो डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए आपके दिमाग में कि एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आना मतलब एरोफ्लेक्स के प्रोडक्ट उस लेवल के क्वालिटी वाले होंगे कि इंडिया की बाहर की कंपनीज भी इनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रही है। क्योंकि आप एक बात समझो कि इंडिया में एक्चुअल में जो कल्चर है ना वो थोड़ा लिबरल कल्चर है। यहाँ पर कोई भी बिजनेस जब कोई रॉ मटेरियल परचेज करता है ना, तो हो सकता है कि बहुत बार एक लेवल से ज्यादा वो क्वालिटी चेक पास ना करता हो। पर यूरोप जो है, यूएस के कंपनीज जो है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है ना, एज कम्पेयर टू इंडिया वो बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। यूरोप के खास करके यूरोप की कंपनीज में अगर आपको धंधा करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई रखने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैंने मान लो मैं दवाई बेच रहा हूँ, मान लो मैं कोई केमिकल बेच रहा हूँ यूरोप की कोई कंट्री को, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई भी प्लांट लगा के एरा गेरा प्लांट लगा के मैं उसमें जो भी बन रहा है ना तो मैं क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूँ, ना तो क्लीननेस मेंटेन हो रही है, ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक से मेंटेन हो रही है, और मैं बेचने लगूँ और वो खरीदने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वहां पर क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और यहाँ पर आप देखो तो जो 74% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, वो 74% में
यूएस और यूरोप का कंबाइंड रेवेन्यू करीबन 85% है, मतलब करीबन 85% है। मतलब मान लो कि 100 रुपए अगर एरोफ्लेक्स कमाती है तो 100 रुपए में से 74 रुपीज एक्सपोर्ट से आता है, और वो 74 के करीबन 85 से 90% रुपीज जो है वो यूएस और यूरोप से आता है। तो होगा क्या कि कल जाके अगर एरोफ्लेक्स डेटा सेंटर के लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन में आता है तो उसको ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे, ज्यादा अप्रूवल्स नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसके ऑलरेडी अप्रूवल्स यूएस में है, सर्टिफिकेशन उसको मिले हुए हैं, वहां पर उनकी मार्केटिंग टीम है, वहां पर ऑलरेडी उनके क्लाइंट्स है जो पाइप्स और वो चीज खरीदते हैं इनसे, तो वहां से उनको डेटा सेंटर के क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए यूएस यूरोप के डेटा सेंटर मार्केट में एंट्री करना उतना मुश्किल नहीं है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई कंपनी ने अनाउंस तो कर दिया, कल जाके मैं भी अनाउंस कर दूं कि भाई मैं कल जाके पाइप बनाने लगूंगा, पर मैं कितना सक्सेसफुल होऊंगा, मुझे कितने ऑर्डर्स मिलेंगे, ये चीजों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एरोफ्लेक्स का एनालिसिस करना इसलिए जरूरी है कि कंपनी अनाउंस तो किया, और उसको क्या ऑर्डर्स मिलेंगे, प्रोडक्ट तो वो बना देगी, पर प्रोडक्ट बनाने के बाद बिकेंगे क्या, वो जानना बहुत जरूरी है। पर यहाँ पर जो हम लिंक बिठा रहे हैं ना, जो कनेक्शंस हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमें ये पता चल रहा है कि एरोफ्लेक्स के लिए प्रोडक्ट सेल करना यूएस यूरोप में उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर काम करती है। सर एक चीज और बताना था मेरे को। हाँ जैसे आपने फ्लूइड की बात की था ना, लिक्विड जो था हाँ कूलिंग के लिए, जो लिक्विड के थे, हाँ। मैं एक्चुअल में क्या, मेरा जो एरिया है डाटा सेंटर टाइप का ही है। मतलब क्या बात मेरे कर रहे हैं, अच्छा। वहां पे क्या है ना, मेरा पूरा एरिया जो रहता है पूरा कूल रखना पड़ता है मेरे को। समझा, समझ गया, अच्छा। उसमें एक केमिकल यूज होता है, सुपर कूल करके आता है। उस ओके ओके। वोल्टास का अपना चिलर, और ये जो आपने सिस्टम समझा है, सेम हाँ। वैसा ही सिस्टम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके बट मेरे पास क्या है, टेम्परेचर मेरा 120 150 तक ही जाता है, तो उसके लिए कूलिंग के लिए रहता है, ओके ज्यादा ओके मैक्सिमम नहीं रहता है। ओके, समझा तो उसमें एक केमिकल यूज किया जाता है सुपर कूल करके, वो मैं बताना चाहता था। बाकी तो सर डाटा सेंटर के समझा। लिए तो अलग रहता है, क्योंकि टेम्परेचर उसका कंटिन्यूअस रहता है और टेम्परेचर डिफरेंट रहता है। करेक्ट। अभी देखो ये आपको कैसे काम आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जो सुपर वूल की बात करी, देखो यहाँ से एक सेगमेंट से बहुत सारे धागे खुलते हैं, बहुत सारे थ्रेड बनते हैं। थ्रेड कैसे यस बनते हैं, बहुत सारे, कि फॉर एग्जांपल अभी हमें किस पे रिसर्च करना है कि इंडिया में कोई कंपनी, केमिकल कंपनी है क्या जो इस तरीके का कूलेंट बनाती है। अगर कोई केमिकल कंपनी इस तरीके का कूलेंट बनाती है, और यस। वो अगर कोई डेटा सेंटर कंपनी को हम्म उसके लिए अगर कूलेंट देने लगे, हम्म राइट, तो उसको भी एक डेटा सेंटर का थीम में जोड़ा जाएगा ना, ठीक है। हम्म। तो कनेक्शन ऐसे बिठाने हमें, तो यस। आप वो रिसर्च कर सकते हो। देखो जब तक हाथ पैर नहीं मारेंगे ना, तब तक हमें अच्छी कंपनीज, मतलब कोई कंपनीज के अंदर छुपे हुए हिडन जेम्स नहीं मिलेंगे, तो वो ऐसे हाथ पैर मार के ढूंढने पड़ेंगे। ओके सर। ठीक है, जैसे जैसे अंदर 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 सवाल पूछते जाने पड़ेंगे कि भाई और क्या चीजें यूज होती है। मतलब आज तक हमने सुना था कि डेटा सेंटर के अंदर मान लो कि सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, हार्ड ड्राइव यूज हम्म होती है, मान लो केबल यूज होते हैं, पर शायद कूलेंट वाला चीज या कूलिंग सॉल्यूशन वाला चीज, या कूलिंग सॉल्यूशन के अंदर भी इस तरीके के स्पेशल पाइप यूज होना, वो शायद हमने नहीं सुना था, पहली बार सुना। ठीक है, सही बात। तो और भी कई सारी चीजें होगी जो मेन थीम के अंदर यूज होती होगी। जैसे भाई सेमीकंडक्टर तो हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें यूज होती होगी, तो वो यस। हम जब अंदर एक्सप्लोर करेंगे तब हमें ऐसे ऐसे स्टॉक्स के नाम मिलेंगे जो शायद बड़े बनने की काबिलियत रखते हैं, जो शायद बहुत नामी बिजनेस नहीं है, छोटे बिजनेस है, पर वो छोटे बिजनेस भी धारदार बिजनेस है, जो बड़े हम्म बनने की काबिलियत है पूरी उसके अंदर। इफेक्टिव रहेंगे काफी। हम्म। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ।